Hello aspirants, I am T.S. Sodi again here with you to discuss another topic of teaching aptitude। और जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने लगे हैं वो है ब्लूम्स टेक्सोनोमी। उसका पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी जो है इसको डोमेन्स ऑफ लर्निंग का थ्योरी भी कहते हैं। आप इसके बारे में जैसे हमने टीचिंग के लेवल देखे हैं इसी तरह लर्निंग के भी लेवल होते हैं। अब ये जो एक अमेरिकन सोशल साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट था बेंजामिन ब्लूम, जिसने 1956 में ये जो डोमेन है या ये टेक्सोनोमीज हैं वो दी हैं। इसका बेसिक पर्पस ये था कि रोटे लर्निंग को हमें अपना कस्टमरी सोर्स ऑफ लर्निंग नहीं बनाना, यानी कि जो एक क्रैमिंग की जो हैबिट है वो लोगों में ना आए। तो उसने ये बताया कि एज के हिसाब से ये जो डोमेन्स हैं लर्निंग के ये डेवलप होते हैं लर्नर में, इसलिए रोटे लर्निंग ज़रूरी नहीं हर जगह इसकी ज़रूरत पड़े। तो वो जो डोमेन है वो कौन से डोमेन है, वो 3 डोमेन उसने बताए। एक तो था कॉग्निटिव, दूसरा था अफेक्टिव और तीसरा है साइकोमोटर। और ये एज के अकॉर्डिंगली किस तरह लर्निंग जो है इनमें आती है लर्नर्स में इस पर्टिकुलर डोमेन के साथ, तो ये इसमें उसने दिया। आज हम कॉग्निटिव डोमेन को डिस्कस करेंगे। कॉग्निटिव डोमेन क्या है, उसमें एज के अकॉर्डिंगली कौन कौन से लर्निंग ट्रेट्स जो हैं वो लर्नर में डेवलप होते हैं। तो उसमें 6 स्टेजेस हैं। जो ये डोमेन है उसके 6 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डोमेन के। दैट इज नॉलेज, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। ये 6 स्टेजेस हैं। और जो नॉलेज है दैट इज द लोएस्ट स्टेज ऑफ लर्निंग, जो अकॉर्डिंग टू एज दैट इज द लोएस्ट स्टेज ऑफ लर्निंग। उसके बाद ये बाकी हायर स्टेजेस हैं और इवैल्यूएशन जो है वो हाईएस्ट स्टेज है। तो इस बात को माइंड में रखना है कि लोएस्ट स्टेज जो है वो नॉलेज है, हाईएस्ट स्टेज इवैल्यूएशन है और उसके अकॉर्डिंग बाकी जो स्टेजेस हैं उनकी क्रोनोलॉजी इस तरह बनती है। अब हम बात करते हैं नॉलेज वाली जो स्टेज है उसकी। सबसे पहले लर्नर जो लर्निंग उसको जो मिलती है या जो लर्न करता है वो नॉलेज बेस करता है, नॉलेज उसको प्रोवाइड की जाती है। तो उस नॉलेज को वो अंडरस्टैंड नहीं करता, वो उस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखता है क्योंकि उसमें इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है अभी कि उसको अंडरस्टैंड करे। वो नॉलेज हासिल करेगा और नॉलेज को अपनी मेमोरी में रखता है और जब भी उसको रिकॉल करके उसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो एक्सप्रेस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने उसको बताया कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये क्या है। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक एक्टिविटी है और उसमें कुछ टेक्निकल बातें भी हैं, लेकिन जो वो नॉलेज उसकी हासिल करेगा वो उसको अपनी मेमोरी में रख लेगा, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता अभी। इसलिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या किसी भी पर्सन के बारे में नॉलेज, किसी भी सिटी के बारे में नॉलेज, किसी कंट्री के बारे में, किसी फिनोमिना के बारे में उसको नॉलेज ही हासिल होगी। अब वोकैबुलरी बढ़ाएगा वो अगर अपनी, तो वो भी उसको नॉलेज ही मिलेगी। तो इस तरह वो अपनी मेमोरी में उसको रखता है। उसके बाद स्टेज आती है कॉम्प्रीहेंशन की। अब ये जो स्टेज है इसमें वो अंडरस्टैंड करने की उसमें एक योग्यता आ जाती है। ही बिकम्स कॉम्पिटेंट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अब जो उसने पिछले लेवल पे एक नॉलेज हासिल की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, अब उसको इस बात की समझ आनी शुरू हो जाएगी, वो उसको अंडरस्टैंड करेगा। अंडरस्टैंड करने के बाद उस नॉलेज के बेस पे फिर वो किसी को रिस्पॉन्ड भी करता है, इसके अलावा वो इंटरप्रेट भी करता है। फिर अब उसको रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसकी टेक्निकलिटीज को समझ चुका है, उसको अंडरस्टैंड कर लिया उसने। अब अंडरस्टैंड कर लिया तो उसके बाद फिर वो किसी को समझा भी सकता है और किसी को अपनी प्रेजेंटेशन दे सकता है। तो इसी तरह जो भी कॉन्सेप्ट की नॉलेज उसको हासिल हुई उसकी उसने अंडरस्टैंड कर लिया और इस बेस पे वो कॉम्प्रीहेंसिव स्टेज में ये चीज़ें उसमें डेवलप होती हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का मतलब ये है कि जो भी उसने सीखा है पहली स्टेज में, दूसरी स्टेज में, अब उसको जो करंट सिचुएशंस है उसकी लाइफ में, जो करंट सिचुएशंस है उसको अप्लाई करेगा, उसको वो अप्लाई करता है उसमें। एक्सक्यूज मी,
उसको वो अप्लाई करता है। अप्लाई करने का मतलब है कि हैंडल करना सिचुएशन को किस तरह करेगा वो। फॉर एग्जांपल अगर वो लर्नर है और उसको ये पता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, उसने उसको अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसके बाद क्या करेगा वो, अगर उसको कभी मौका मिलता है अपने से जूनियर को पढ़ाने का, फॉर एग्जांपल ये उसके लिए नई सिचुएशन है, वो एज ए लर्नर सीख रहा है, लेकिन अगर वो किसी अपने जूनियर को पढ़ाएगा तो उस वक्त फिर वो टीचर बन गया और वो जो लर्नर है वो एक उसके बीच में एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू होगा और अब वो चीज़ इसमें अप्लाई करेगा कि नई सिचुएशन जो है उसको कैसे हैंडल करना है, ये उसके लिए नई सिचुएशन है। तो इस स्टेज में वो जो नई नई सिचुएशंस उसके सामने आएंगी, वो जो नॉलेज उसने हासिल की है उसके हेल्प से उनको हैंडल करेगा। तो ये था एप्लीकेशन। इसके बाद अब यहाँ तक लोअर मेंटल लेवल गिना जाता है, यानी कि टोटल 6 जो है ये है, ये के, सी और ए, ये लोअर मेंटल लेवल के जो है लर्निंग है। इसके बाद हायर मेंटल लर्निंग शुरू होगी। अब उसके बेस पे लर्निंग ट्रेट्स जो हैं वो डेवलप होंगे। अब इसके बाद एनालिसिस की बात आती है। एनालिसिस में क्या होता है कि इस स्टेज में आके वो एक जो क्या थ्योरी है क्या प्रैक्टिकल है उसके बाद उसका डिफरेंस समझना शुरू कर देता है। उसको इतना पता चल जाता है कि थ्योरी क्या है और फैक्ट क्या है, और वो जो भी उसको कोई नॉलेज मिलती है, जो भी उसको कोई स्टेटमेंट मिलती है, उसका लॉजिक देखता है, उसका लॉजिक समझता है, वो डीप में जाके उसको अंडरस्टैंड करता है। वो ऐसे ही अजम्पशंस पे बिलीव नहीं कर लेता। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी ने उसको ये स्टेटमेंट में कहा कि गुड टीचर्स नेवर लूज टेम्पर, अच्छे टीचर्स जो हैं वो टेम्पर लूज नहीं करते, और उसके बाद उसने एक और किसी ने स्टेटमेंट दी कि अच्छे टीचर जो है वो इंसान होते हैं, वो भी इंसान हैं, गुड टीचर्स आर ह्यूमन बीइंग आल्सो। अब इसमें उसको पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट फैक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो थ्योरी है। अब जो पहली स्टेटमेंट है वो थ्योरेटिकल है कि गुड टीचर्स नेवर लूज सेल्फ अपना टेम्पर, क्योंकि इंसान है उसको टेम्पर लूज कर सकता है, लेकिन वो इस बात को मानेगा नहीं इतनी जल्दी। वो उसका लॉजिक समझेगा कि अच्छे टीचर जो हैं वो क्यों मतलब जो है टेम्पर लूज नहीं करते। उसके बेस पे वो उसका कॉज देखेगा पहले कि क्यों टेम्पर लूज नहीं करते, फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है स्टूडेंट्स पे, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी पे वो बिलीव करता है। तो इस एनालिसिस के स्टेज में वो कॉज एंड इफेक्ट पे चलता है। इसके बाद बात आती है सिंथेसिस की। सिंथेसिस में वो एक्सपेरिमेंटेशन करनी शुरू करता है, यानी कि कोई भी हाइपोथेसिस है उसकी वैलिडिटी को चेक करना, उसकी वैलिडिटी को प्रूव करना कि वाकई वो हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं। अब इस बेस पे अब डिफरेंट वो एविडेंसेस लेगा या डिफरेंट कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा एक्सपेरिमेंटेशन में जैसे होता है, फिर उसके बाद वो उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है। ऐसे ही वो और उसके बाद और इस पर्टिकुलर चीज़ में वो कई बार जो भी वो हाइपोथेसिस टेस्ट करता है फिर उसको जनरलाइज भी करता है। अब ये उसमें काबिलियत है, योग्यता है इस स्टेज में। फॉर एग्जांपल अगर ये बात कही जाए या ये बात कोई किसी को कहता है या ये हाइपोथेसिस है सपोज कि गुड टीचर्स आर गुड ह्यूमन बीइंग्स आल्सो, यानी कि गुड टीचर्स आर गुड ह्यूमन बीइंग्स आल्सो, यानी कि जो अच्छे टीचर होते हैं वो अच्छे इंसान भी होते हैं। अब ये उसके पास हाइपोथेसिस आ गए। अब ये जो हाइपोथेसिस है अब इसकी वैलिडिटी को वो चेक करेगा, मतलब इसी तरह नहीं मानेगा, वैलिडिटी को चेक कर लेगा कि वाकई जो गुड टीचर है कुछ ऑब्जर्व करेगा, कुछ अच्छे टीचर्स की बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा या कोई डाटा कलेक्ट करेगा, कुछ टीचर्स का उसने डाटा कलेक्ट किया और उसमें जो भी फाइंडिंग्स आई फिर उसको जनरलाइज कर देता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिंथेसिस की स्टेज में जो वो इस तरह उसका लर्निंग ट्रेट्स उसमें डेवलप होते हैं। इसके बाद बात आती है इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन में इट इज द हाईएस्ट लर्निंग स्टेज इन कॉग्निटिव डोमेन। इसमें क्या है, इसमें वो जो भी उसने थ्योरी पढ़ी है, जो भी उसने थ्योरी जो है अंडरस्टैंड की है या जो भी एक्सपेरिमेंट उसने किया है उसको इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएट करने के बाद अपनी जजमेंट बताता है कि ये एक्यूरेट है या नहीं है। अब इसमें उसको बहुत सी थ्योरीज को आपस में कंपेयर भी करता है
स्टेटमेंट्स को, आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर को, उसको देखता है कि वाकई ये इवैल्यूएट करता है कि ये कितने हद तक सही है, ये कितना सच है या कितना प्रैक्टिकल है। और इस पर्टिकुलर स्टेज में उसको ये भी उसके में कॉम्पिटेंसी डेवलप हो जाती है कि वो ये चेक कर सकता है कि कौन सा स्टेट ऑफ आर्गुमेंट या स्टेटमेंट फॉल्स है और कौन सी जो है वो ट्रू है। यानी कि फैलेसीज को एक्सट्रैक्ट करने की उसमें समझ आ जाती है कि फैलेसीज को वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल उसके सामने 3 स्टेटमेंट का सेट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल टीचर्स गिव नॉलेज, दूसरी स्टेटमेंट है ऑल बुक्स गिव नॉलेज। तो इसके बेस पे अगर कंक्लूजन ये निकाल ली जाती है कि ऑल टीचर्स आर बुक्स, अब ये अगर 3 स्टेटमेंट का सेट उसके सामने है तो ये इस बात की उसको समझ है कि जो पहली 2 स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है, वो प्रैक्टिकल है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट जो कंक्लूजन है वो फैलेसी है, वो गलत है, वो फॉल्स है। उसके बेस पे वो कहेगा जी सारा आर्गुमेंट ही फॉल्स है, उसमें फैलेसी है। तो इसमें जो पहली 2 स्टेटमेंट थी वो कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं करती, मतलब उसमें क्लियर बात हो जाती है। और फिर वो एविडेंस के बेस पे बात करता है, एविडेंस चाहता है, जो भी बात उसको कोई कही जाती है उसके बेस पे वो एविडेंस के बेस पे बात करता है। उसको इतनी समझ आ जाती है कि एविडेंस अगर नहीं होगा तो वो बात कन्विंसिंग नहीं होगी, इसलिए डिबेट्स भी अगर करता है तो एविडेंस बेस्ड बातें वो करता भी है और आगे से जो सुनता है किसी से वो भी एविडेंस बेस्ड ही होती हैं। तो एस्पायरेंट्स यहाँ तक कॉग्निटिव जो डोमेन है उसकी हमने बात की, और ये कॉग्निटिव डोमेन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने आपको कहा है पहले भी कि टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी ये सारी टर्मिनोलॉजी है। अब इसकी क्रोनोलॉजी जो है उस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो क्रोनोलॉजी हमें याद करनी है। कई बार इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि कॉम्प्रिहेंशन पहले आएगा कि नॉलेज पहले आएगी। उसके लिए एक शॉर्टकट है जो आपको मैं बताऊं। आप कंसिडर कीजिए हर लेवल का पहला लेटर KCAASE। अब इसको अगर हम इस तरह लिखते हैं KCAASE, अब ये 2 A जो है इनको अगर हम सुपर इंपोज कर दें अपनी कन्वीनियंस के लिए, इनको सुपर इंपोज कर दें तो ये बन जाएगा केस। तो ये केस बन जाएगा। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं ये मानते हुए कि ये 2 A है, दीज आर 2 A's। तो केस के अकॉर्डिंगली आप इस क्रोनोलॉजी को याद कर सकते हैं। क्रोनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन आ सकता है कॉग्निटिव डोमेन का। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो थैंक यू वेरी मच, और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे हम वो नेक्स्ट डोमेन का लेक्चर होगा। थैंक यू वेरी मच।